अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लैला हैदर दिस साइड, और एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक बहुत ही नामवर शख्सियत के साथ, जो इंडिया में ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं और बहुत जानी मानी शख्सियत हैं। मैं और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने अपने वक्त में से हमें वक्त दिया और आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आई हैं हमारे साथ इंटरव्यू के लिए। मैं चाहूंगी कि मैं उनको बुलाऊं। वो एक वर्किंग वुमन रह चुकी हैं और इस टाइम वो बिल्कुल फुली डेडिकेटेड हैं ऑन पैसिव के साथ। बहुत अच्छी खातून हैं। जितनी भी मेरी कोऑर्डिनेशन उनके साथ रही है, जिस मामले में भी रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस मैंने पाया है। बहुत पॉजिटिव खातून है और मैं चाहूंगी कि वो आएं और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं बुलाना चाहूंगी ममता कुलकर्णी जी को, इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम ममता जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खुशी हुई कि आप आज वक्त निकाल के हमारे पास आई इंटरव्यू के लिए। बहुत अरसे से ये कोशिश जारी थी कि हम किसी ना किसी तरह कोऑर्डिनेट कर लें और टाइम सेट कर लिया जाए। अ, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ पे देख के, और मैं चाहूंगी कि आप काइंडली खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और बताएं कि आप बाय प्रोफेशन क्या करती रही हैं और अब क्या कर रही हैं। धन्यवाद लैला जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं आप सबके साथ कुछ बातें कर सकूं। तो आपका ये जो सवाल है कि मेरे बारे में आप सुनना चाहती हैं, तो मेरी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन मैं दूंगी कि ममता कुलकर्णी मेरा नाम है और मैं पुणे में रहती हूँ, महाराष्ट्र में। एक्चुअली अमरावती में मेरी पूरी एजुकेशन हुई है। मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ और फिर मैंने इंडियन क्लासिकल में भी साइमल्टेनियसली मेरी तालीम हुई है। तो उसके बाद मैंने अपनी बात की उसके बाद की मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और ये जो मैंने किया वो इंडियन क्लासिकल में किया। और मैं लेक्चरर के रूप में वहाँ पे कुछ समय कॉलेज में काम किया, और जब पूना में आई तो मैंने एक स्कूल में म्यूज़िक टीचर के तौर पे काम कर रही हूँ। अभी बहुत साल हो गए, 2003 से और उसके भी पहले से। और ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ और फिज़िकल क्लासेस भी लेती हूँ और तालीम देती हूँ बच्चों को, और बड़े लोगों को भी देती हूँ। तो शिक्षा के तौर पे इतना है, और बाकी तो है कि इसके साथ जो भी मेरा इंट्रोडक्शन है उसके साथ मैं पैरेलल इनकम के लिए भी ट्राई कर रही थी। लेकिन इंडियन क्लासिकल के बारे में मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारी जो धरोहर है, मतलब ये जो पूरी सिस्टम है, राग सिस्टम, इसको पढ़ाना, अगले जनरेशन को लेके जाना, ये सब के बस की बात नहीं होती। मतलब गाना बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन टीचिंग स्किल्स नहीं होते, या फिर टीचिंग स्किल्स है लेकिन ये तो भगवान की बहुत बहुत असीम कृपा है कि दोनों ही में मुझे थोड़ा लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर सकती हूँ, और इसलिए मैंने ये मेरा जो जॉब प्रोफाइल है वो मैंने चुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप ने मुझे इसके बारे में बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद लैला जी, ओवर टू यू। बहुत अच्छा लगा ममता जी आपसे आपका इंट्रोडक्शन सुन के, और बहुत खुशी की बात है कि आप पहले भी वर्किंग वुमेन रह चुकी हैं और आप अब इस अरसे में ऑन पैसिव के लिए बहुत डेडिकेशन से काम कर रही हैं। बहुत कंसिस्टेंट हैं और बहुत पॉजिटिव हैं, सबसे बड़ी बात ये है। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने ऑन पैसिव कब और क्यों ज्वाइन की? ओके, तो ऑन पैसिव में मैं कैसी आई, तो जैसे मैंने कहा कि मैं पैरेलल इनकम के खोज में ही थी। क्योंकि देखिए, किसको पैरेलल इनकम की ज़रूरत होती है, या तो फिर पेंशन नहीं होती या फिर इनसिक्योरिटी होती है कुछ सर्विसेज में। तो मेरा खुद का ऐसा मानना है कि जब तक बहुत गले तक बात ना आए तब तक रुकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पहले से ही अगर हम कुछ करते हैं कि उसके खोज में रहते हैं, तो अ, बचा जा सकता है किसी बुरे दिनों से। तो मैंने ये कहा था कि ठीक है, मुझे पेंशन नहीं है, तो हाँ, आगे जाके अगर कुछ करते हैं, अभी से कुछ करते हैं, तो पेंशन के टाइम में हमको कुछ अर्निंग हो सकती है। और मैं थोड़ा ऑटोमेटिक इनकम के पीछे थी, मतलब मैं वो देख रही थी क्योंकि बहुत सालों पहले, मतलब मैं कहूँगी कि 2008 या 10 से भी मैं जितनी बार मैंने गूगल पे सर्च किया था, तो वहाँ पे ऑटो पायलट और ऑटोमेटिक बिजनेस ऐसे मैं बहुत बार पढ़ती थी। लेकिन मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि
मुझे कुछ मिलेगा, या फिर मैं ढूंढ रही थी लेकिन सारे प्लेटफॉर्म मुझे अच्छे नहीं लगे, मतलब ट्रस्ट वर्दी नहीं लगे, या फिर सारे ही अननोन लोग थे, किसी के थ्रू नहीं आया था। लेकिन जैसे मैं पैरेलल इनकम के खोज में थी, एक दो बिजनेसेस मेरे आए मेरे नसीब में, लेकिन प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं थी, मतलब सॉरी टू से, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड मैनिपुलेशन था और नेटवर्किंग है ये भी छुपाया गया। तो जैसे मैं कहूँगी कि अब हम लोग हैं तो हम लोग बाकायदा प्लान्स लेते हैं, लोगों को बताते हैं क्या है क्या नहीं, सोचने का टाइम देते हैं। तब ऐसा नहीं हुआ था, एक पूरा का पूरा एक मैनिपुलेटेड सिस्टम काम कर रहा था, और उस हाइप में कुछ हो गया कि बिजनेस ज्वाइन किया गया। लेकिन धीरे धीरे वो समझ में आने लगा कि नहीं, ये यहाँ पर मैं काम नहीं कर सकती, मतलब मेरी पर्सनैलिटी ऐसे नहीं है कि मैं इस जगह पे दिल से काम करूँ। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड मैनिपुलेशन था, और उसमें बहुत मेरे नुकसान भी मैंने झेला है उसका, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे ये पता था कि जिस सीढ़ी से मैं बिल्कुल गिर गई हूँ, कहीं ना कहीं वो सीढ़ी है जहाँ पर मैं ऊपर जा सकती हूँ। और फिर जब ऑन पैसिव मेरे ज़िंदगी में आया, मुझे बताया गया, तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये 2020 की बात है। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी खुद ही काम करेगी, कंपनी की हमारी टीम बनाएगी, कंपनी ही हमको हमारे प्रोडक्ट्स, जो उनके प्रोडक्ट्स है, हमारे डोमेन के ऊपर बेचेगी और उसका कमीशन हमें देगी, तो ये प्रॉपर बिजनेस होगा। लेकिन एक डोमेन के थ्रू एक ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म हमको दिया जाएगा, और जिसका जो अर्निंग एबिलिटी है वो एक अनलिमिटेड है, तो इन्फिनिटी की ओर जाता है। तो सही मायने में मैं कहूँ तो जब मैं ऑन पैसिव में आई तो मैंने पेंशन रिप्लेस करने के लिए ही आई थी। मैंने ऐसे दिमाग में कभी सोचा नहीं था कि इतने लाखों करोड़ों, ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। एक सस्टेनेबल बिजनेस हो और एक प्योर एथिकल बिजनेस हो, एक जिसके माध्यम से हमारी हर महीने की कमाई चलती रही। तो ये जो रेसिडुअल इनकम का जो एक इसमें एक जो फैक्टर है ऑन पैसिव में, ये मुझे अट्रैक्ट मैंने किया था और वो मुझे मिल गया। क्योंकि बिजनेस तो आज तक देखे थे कि काम करो, जितना काम हुआ है उतने आपको पैसे मिलेंगे और फिर बाद में काम करते ही रहो। तो अगर मैं पेंशन को रिप्लेस करने जा रही थी तो ऑटोमेटिकली वो भी था कि बिना काम किए, क्योंकि पेंशन तो वैसे ही मिलती है क्योंकि आपकी सर्विस उतने टेन्योर में पूरी होती है और फिर बाद में आपको पेंशन मिलती है। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि शायद मैं काम करूँ ना करूँ, लेकिन फिर भी मंथली मुझे कुछ इनकम चाहिए। तो इसके खोज में मैं थी, और ऑन पैसिव जब आया, पहले सही में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब इसके बारे में पढ़ा, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा, और एक ही वन टाइम पेमेंट है, मतलब ऐसा नहीं बाकी के बिजनेस के जैसा कि साल के कुछ रिपीट सेल्स के लिए हमेशा पैसे दे दो, या फिर महीने के कुछ पैसे देने पड़ते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है साल का रिपीट सेल्स कमीशन जनरेशन के लिए। तो ये सारी बातें वहाँ पर नहीं थी, और वो मेरे प्लस पॉइंट्स थे। मतलब बिज़नेस के लिए मैं उसको प्लस पॉइंट्स के देखती हूँ, क्योंकि बिज़नेस में तो हम आते हैं, लेकिन अगर हरदम हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहे तो जितना हम कमाते हैं उसमें से तो बहुत सारी अमाउंट हमारी कंपनी को ही दी जाती है। तो ये मैं जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था उसके अनुसार मैंने सोचा था कि नहीं, बार बार पेमेंट नहीं करना है, एक ही बार पेमेंट करना है। और यहाँ पे तो बहुत अलग और बहुत अच्छा पाया गया कि एक ही बार पेमेंट करना है, लेकिन मिलना एक ही बार नहीं है, बार बार मिलना है, हर महीने मिलना है। तो वन टाइम पॉकेट में हाथ डालना है, और हर महीने में जैसे अपनी एक अमाउंट आएगी तो एक या इंक्रीमेंट के साथ आएगी। तो ये सारे फैक्टर्स है, तो मुझे वो बहुत भाए और मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया। एक जनरल फाउंडर के रूप में मैंने ऑन पैसिव में ज्वाइन किया, लेकिन मिस्टर ऐश मुफारा जी के जो भी मैंने वेबिनार सुने रात को जग जग के, तो मेरी खुद की पर्सनैलिटी में 360 डिग्री इसका ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मैं खुद एडमिट करती हूँ, क्योंकि जब मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन की तो मेरे पहले दो शर्तें थी कि मैं किसी भी मीटिंग को नहीं जाऊँगी और मैं किसी को जोड़ूंगी भी नहीं। तो ऑन पैसिव में जब मैं आई और जब मुझे मिला, तो ये दो बातें तो मुझे थी कि टीम बनानी नहीं है, किसी को साइन अप करना नहीं है,
किसी की मीटिंग्स लेनी नहीं है, और घर छोड़ के बाहर जाके मीटिंग करवाना है, या भी जो भी कुछ पहले के एक्सपीरियंसेस से बीटर एक्सपीरियंस के साथ मेरे कुछ खुद के एक विचार बने थे, तो उसके ऊपर जो 2 शर्तें थी मेरी, वो दोनों शर्तें ऑन पैसिव में थी। और जैसे मैं उसके ऊपर पढ़ाई करती गई तो मुझे लगा कि अरे ये रेसिडुअल इनकम है, एक ही बार पॉकेट में हाथ डालना है, टीम बनानी नहीं है, ऑटोमेटिक बिजनेस है। तो इतनी सारी बातें थी कि अभी तक मैं अचरज में हूँ कि भगवान ने असीम कृपा की है और ऑन पैसिव में हूँ और ऑन पैसिव मुझे मिली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू लैला जी। ममता जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि फीमेल्स को लेके हमारी जो वर्किंग वुमेन हैं उनको लेके सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं रही। अब दौर बदल गया है और बहुत ज्यादा उनको इनकरेज किया जा रहा है और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं वुमेन के लिए भी। मैं ये पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ फीमेल ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या चीजें आपने फेस की हैं और क्या चीजें आप अभी स्टिल फेस कर रही हैं? और मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ शेयर करें ताकि जितनी भी हमारी बाकी खवातीन हैं जो देख रही हैं हमें और देखेंगी और सुनेंगी, वो जाने कि ऑन पैसिव मेल और फीमेल को लेके किस तरह का जो उनका बिजनेस मॉडल है या जिस तरह भी उनका विजन है वो कैसा है, किस तरह वो फीमेल्स को देखते हैं। वाह, व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन। लैला जी, मैं यहाँ पर बस इतना ही कहूँगी कि पहले तो इसके 2 पहलुओं के बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी क्या है जब हम मेल फीमेल और डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। तो वो एक बात है, और एक दूसरी बात है कि ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म। तो बाय लक मैं ऐसी सोसाइटी में रहती हूँ कि जहाँ पे मेल फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं जहाँ काम करती हूँ वहीं पर भी, जिस घर में हूँ वहाँ पर भी, और जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पर भी। तो मेल और फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, या फिर उसके ऊपर कुछ निर्भर नहीं है। आपके स्किल्स, आपका नॉलेज, इसको ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी, इसको ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और ऑन पैसिव में जब आई तो बहुत ही ऐसा ही एक मर्ज्ड प्लेटफॉर्म था वो, जहाँ पर स्किल सेट और नॉलेज को देखा गया, डेडिकेशन को देखा गया, ऑनेस्टी को देखा गया। ऑन पैसिव टीम चैम्पियंस में मैं जब आई तो एक फीमेल की तौर पे मतलब इनवाइट नहीं की गई, और उसका अप्रिसिएशन भी उस तरीके से नहीं हुआ है। एक स्किल्स है, नॉलेज है, प्रेजेंटेशन की एबिलिटी है, इसलिए सबने सराहा। और ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की प्लेटफॉर्म के हर जो सदस्य है, होस्ट है, को होस्ट, स्पीकर्स, को स्पीकर्स, जैसे हमारे मुकुंद भाई है, कौशिक पांड्या जी है, योगिनी जी है, आपने तो उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं। मतलब मांगेराम जी है, देवीलाल जी है, जस्सी भाई है, दिल्लन सर है सबसे बड़े, और केडी सर है, दीपम भाई हमारे। तो इन सब का साथ बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और इतना मोटिवेट किया कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ नए प्लेटफॉर्म पे हूँ, या फिर ये नई कंपनी है और मैं नई कंपनी में अभी मैं आई हूँ और ये नया ग्रुप है। एक बॉन्डिंग सा हो गया था और हुआ है कि बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए। एक भी दिन अगर वेबिनार नहीं होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो वो एक बात है कि अच्छा महसूस हो रहा है कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपके स्किल सेट और नॉलेज। और एक दूसरी बात है कि ऑन पैसिव है ना, इज़ फॉर ऑल। जैसे हम हमारे वेबिनार में कहते हैं कि ऑन पैसिव इज़ फॉर ऑल, तो ये नहीं है कि महिला के लिए है या पुरुष के लिए है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है और क्वालिफिकेशन भी कोई देखता नहीं है। आपका पहला एक्सपीरियंस क्या है या नहीं, आपकी टीम कितनी है या नहीं, नथिंग। मतलब ऑन पैसिव एक बहुत ही उभरा हुआ एक उन्नत प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर हम नाज करते हैं हमेशा, क्योंकि ये ऑन पैसिव ऐसा है। तो बहुत अच्छा लगा उसके लिए। बिल्कुल ममता जी, बीइंग अ फीमेल मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा है। ऑन पैसिव में बहुत वेलकमिंग एटमॉस्फेयर रहा है, बहुत ही सराहा गया है, बहुत इनकरेज किया गया है और कोई डिस्क्रिमिनेशन मैंने नहीं देखी इस प्लेटफॉर्म पे मेल फीमेल में, या वो उस मेल्स को ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है और फीमेल्स को नहीं मिल रही। तो ऐसा कोई भी जो मामला है मैंने यहाँ पे नहीं देखा इस प्लेटफॉर्म पे। ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है ऑन पैसिव के बारे में। ममता जी, जैसे हमें पता है कि बहुत सारे पैसे पहले भी बिजनेसेस आए, बिजनेस मॉडल्स रहे। मैं पूछना चाहूंगी कि ऑन पैसिव का बिजनेस मॉडल क्यों यूनिक है और आपको क्यों लगता है कि वो सक्सेसफुल है? वाओ, ऑन पैसिव इज़ अ गेम चेंजर।
अब तक के जो बिजनेसेस थे तो वो दो पहलुओं में हम देख सकते हैं कि एक फिजिकल सेटअप है और एक ऑनलाइन सेटअप है। मतलब अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो फिजिकल सेटअप के लिए तो जो भी चलाते हैं उनको फिजिकल सेटअप के लिए बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है फिजिकली। वहाँ पे खुद प्रेजेंस तो उनका लगता ही है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को देखना पड़ता है, वो जो रेंट है वो, और उसके जो ओवरहेड्स होते हैं उसको भी मैनेज करना पड़ता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में था कि आप ऑनलाइन के ज़रिए भी आपकी कस्टमर को आप सर्विसेज दे सकते हो। तो ये सर्विसेज और प्रोडक्ट, ये दोनों कुछ हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस क्या होता है, या तो आप सर्विसेज देते हो या फिर प्रोडक्ट बेचते हो, या फिर दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। सर्विसेज भी देते हो और प्रोडक्ट्स भी देते हो। कोई कोई लोग सिर्फ सर्विसेज देते हैं, जैसे होम डेक्योर है, या फिर साफ़ सफाई करने वाले हैं, या फिर जो मेड्स देते हैं, या फिर ओल्ड पीपल के लिए अगर हमको किसी को हायर करना है। तो ऐसे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक बिज़नेस है, और एक फिजिकल सेटअप का बिज़नेस है जहाँ पे प्योरली प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, और वो एक प्योर बिज़नेस का मॉडल है जो बहुत पहले के ज़माने से शुरू है। तो अभी तो ये कॉम्बिनेशन में भी आया है, और बीच बीच में एक 10-15 साल पहले एक सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो उभरा है, जिसको ई कॉमर्स कह के टैग दे के बोला जाता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसको हम कहते हैं कि एमएलएम इंडस्ट्री। तो वो भी आई है सर्विस प्रोवाइडर और प्रोडक्ट सेलिंग के साथ साथ। ये भी एक बहुत उभरा हुआ एक पूरा का पूरा एक सिस्टम जनरेशन हुआ था उसमें, कि जहाँ पे आप अर्न कर सकते हो लोगों को जोड़ के, नेटवर्किंग करके। तो ये भी हुआ था। लेकिन फिज़िकल सेटअप में बहुत कमाई अच्छी है, लेकिन सबके चलते हैं ऐसा भी नहीं है। सिर्फ ओवरहेड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुतों के बिजनेसेस फेल भी गए हैं। सर्विस प्रोवाइडर के भी ऐसा ही हाल है। नेटवर्क मार्केटिंग का तो जो कर सकता है वही कर सकता है, ये मैटर ऑफ द फैक्ट है, हमको समझनी पड़ेगी कि सब कोई टीम बनाने या फिर नेटवर्किंग करने में माहिर नहीं होते। तो ऐसा हुआ है कि इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है, एमएलएम ज्वाइन किया है, 90% लोग फेल ही हुए, और 10% लोग ये जो क्रीमी लेयर पे आते थे, बहुत ऊपर जो पहले ज्वाइन होते थे, उनको ही फ़ायदा होता था। तो बाद में जो लोगों को समझ में आने लगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, या फिर जब बोलते नहीं है कि आप आइए आपको नॉलेज हो जाएगा, आप मीटिंग अटेंड कीजिए, तो फिर लोगों को समझ में आने लगा कि ये कोई बाकी बिजनेस नहीं, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है। तो लोग भागने भी लगे हैं। ऑन पैसिव के बारे में मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि गेम चेंजर, जो मैंने पहले मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट था, तो ये एक ऐसा बिजनेस है, उभरा हुआ एक उन्नत बिजनेस है, जहाँ पे आपको किसी को टीम के लिए कहना नहीं पड़ेगा। आपका बिजनेस होने के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप टीम बनाइए, क्योंकि पहले बिजनेस में तो टीम बनाना ही ज़रूरी था, क्योंकि वो कंपनी का एक प्लान है, या बाइनरी हो या मैट्रिक्स प्लान हो या टेबल प्लान। जब तक आप उन जगहों पे लोगों को रखते नहीं हो, तब तक आपको मनी जनरेट ही नहीं होता है, आपको पेचेक्स ही नहीं आते हैं। ऑन पैसिव में प्लान बताया ही नहीं है, किसी को प्लान पता नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव आपको कहते ही नहीं है ना कि आप टीम बनाओ। ये तो हमारी इच्छा है कि हम चाहते कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को भी मिले, हमारे रिश्तेदार भी आए, फ्रेंड सर्कल भी आए, या भी जो भी जान पहचान वाले हैं वो आए, और उनको भी ऐसा ये ऑटोमेशन वाला जो ये नया बिजनेस है एआई ड्रिवन, ये मिले। इसलिए हम लोग खुद लोगों को बताते हैं, लेकिन ऑन पैसिव ने कंपलसरी नहीं किया है। तो पहले के जो बिजनेसेस थे उसमें कंपलसरी था कि जब तक आप वो लोगों को वहाँ पे रख के आप वो प्लान को कंप्लीट नहीं करते हो, तब तक आपको पैसा नहीं आएगा। तो ये बात ऑन पैसिव में बिल्कुल भी नहीं है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक रेडिकल बिजनेस है, मैं कहूँगी कि एक सच्चा बिजनेस है, एक ट्रू बिजनेस है, कि जहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे लेकिन कंपनी बेचेगी, टीम बनाई जाएगी लेकिन कंपनी टीम बनाएगी, कमीशंस दिए जाएंगे लेकिन वो सब कंपनी आपके लिए करेगी, क्योंकि आप कंपनी में हो। तो ये जो बड़ी एक, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑन पैसिव एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब तक की जो दिखा गया है, देखा गया है, महसूस किया गया है, लोगों ने काम किया है, उनका खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके परे है ऑन पैसिव। जब जो आज तक होता था उससे कुछ अलग है, ये पैराडाइम शिफ्ट है, एक रिवॉल्यूशन है। आप जब तक काम करते हो तब तक ही पैसा आता है,
अगर आप काम नहीं करते हो तो पैसा नहीं आएगा। जैसे एमएलएम में होता है कि जब तक आपकी टीम बढ़ती है आपको पैसा आएगा। जिस दिन आपके डाउनलाइन ने काम करना बंद कर दिया या आपने भी नहीं किया तो एक भी पैसा आने वाला नहीं है। तो ये सारे पहलुओं को मिस्टर ऐश मुफारा हमारे सीईओ उन्होंने देखा और उनको ये इतना वो विजनरी है कि उन्होंने ये बिल्कुल पहचान कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे ये जो एक फ्लॉज है ये इसको अगर निकाला जाए तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो सकता है। और वही बात ऑन पैसिव में हुई है। ये एक रिवॉल्यूशन है। हम कह रहे हैं कि टीम, हम खुद ही कह रहे हैं टीम मत बनाओ। अगर आपको बनानी है बना सकते हो, लेकिन कंपलसरी है नहीं। हमारा टैगलाइन है वी आर इन इट टू विन इट, दैट्स इट। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यही है कि जिसकी टीम है वो भी सक्सेसफुल है और जिसकी टीम नहीं है वो भी सक्सेसफुल है। एग्जैक्ट। क्या आपको पता है कि हमारे बहुत से डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि आप अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करें कि डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं और ऑन पैसिव के कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो हम ऑनलाइन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के को यूज़ करके, और उस वो जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या फिर जो मनी जनरेशन का जो पूरा सिलसिला है उसमें हम उस प्रोडक्ट की मदद ले सकते हैं और खुद को ज़्यादा हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये हुआ डिजिटल जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसके लिए। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स तो हम हमारे बहुत आएंगे। हम वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो एक नहीं, 50 नहीं, बहुत से। और ये ऑनगोइंग प्रोसीजर होगी बाद में कि प्रोडक्ट्स तो आते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम आगे जाएंगे तब तक और कुछ क्या है, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्यों आते हैं? क्योंकि लोगों की ज़रूरत होती है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे प्रोडक्शन है, जहाँ पे प्रोडक्शन और ज़रूरत दोनों मेल खाते हैं वहाँ पे कस्टमर्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जिसको हम टारगेटेड ट्रैफिक कहते हैं। क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तो जब आप उस प्रोडक्ट को करते हो, तैयार करते हो, तो टारगेटेड ट्रैफिक बैठा ही होता है कि ये प्रोडक्ट कब आएगा और हम कब यूज़ करेंगे। तो डिजिटल प्रोडक्ट की ये एक बहुत बड़ी एक ताकत है कि आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिल ही जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ज़माना बदलता है ना, वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें भी बदलती है। जैसे ज़रूरतें बदलती है डिजिटल प्रोडक्ट्स आते ही रहेंगे। तो हमारे सीईओ ऐश मुफारा जी ने भी कहा है कि इट विल बी एन ऑन गोइंग प्रोसीजर। ये नहीं कि अब हम 20-25 या फिर 50-80 प्रोडक्ट्स लाते तो उतने ही होंगे। अपग्रेडेशन भी होगा और नए प्रोडक्ट्स भी आते रहेंगे। अब मैं खुद के बारे में कहूँगी तो मैं एज एन इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, मैं खुद का एक कोर्स जनरेट करके एकेडमी जो हमारा अच्छा एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर डालना चाहती हूँ। और पूरे ग्लोब के जो लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, एक्सपीरियंस्ड टीचर और पक्की तालीम जिसको कहते हैं, वो जिनको लेनी है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी सिलेबस होगा वो एज और उनका जो प्रायर एक्सपीरियंस होगा या फिर उन्होंने अगर कुछ सीखा है तो उसके हिसाब से वो जो पोर्शन है या सिलेबस है वो उसको हम डिफाइन करेंगे। एक बात तो ये है, तो एकेडमी के ऊपर मैं खुद जाके पढ़ा सकती हूँ, मेरा खुद का एक सिलेबस वहाँ पे डाल सकती हूँ। पूरे ग्लोब से मुझे मेरे स्टूडेंट्स मिलेंगे और जैसे मैं स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ वैसे स्टूडेंट्स भी टीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एकेडमी का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा और जहाँ पे वो सारा एआई ड्रिवन होगा और जो भी कुछ तकनीकी जो भी समस्याएं होंगी इट विल बी सॉर्टेड विद द चैटबोट्स। तो वो बहुत अच्छी बात है कि मुझे वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा या फिर बच्चों को भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ेगा। और एक डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफिकेशन फैक्टर भी है। तो मुझे यहाँ पर सिखाते सिखाते समझ में आ जाएगा कि बच्चों को कितना % समझ में आ रहा है या फिर उनका कितना यहाँ पर मन लग रहा है, वो उतना उनका कंसंट्रेशन कितना है। तो ये जब ये सारा एआई ड्रिवन एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा तो मेरी जो पढ़ाने की स्टाइल है, मेरा जो स्किल सेट है उसको इस डिजिटल प्रोडक्ट के जो एक बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ है, उनके जो की पॉइंट्स है उसको मैं यूज़ करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी क्वालिटी टीचिंग दे सकती हूँ एकेडमी के थ्रू। और उसको मैं कनेक्ट करूँगी ओक कनेक्ट के साथ।
क्योंकि आज तक, हालांकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है नहीं कि जो मैं बहुत 100 200 500 लोगों को एक साथ पढ़ाऊँ। मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। मैं मैक्सिमम 2 5 6 10, उससे ज़्यादा नहीं, 15। अगर बेसिक क्लासेस है तो 15 20 ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उनको इंडिविजुअल अटेंड करना ही पड़ेगा। तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन ऑन पैसिव के जितने भी जो एकेडमी पे आएंगे या फिर एकेडमी पे नहीं है लेकिन कुछ ट्रेनिंग सेक्टर के जो लोग हैं, जो लोगों के साथ बातें करना चाहते हैं, उनको ओ कनेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स की जो लिमिट है वो वहाँ पे नहीं है, टाइम की लिमिट नहीं है। तो टाइम भी अनलिमिटेड है और पार्टिसिपेंट्स भी अनलिमिटेड है। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 2 3 कैंपसेस है, और हर 2 3 कैंपस हर 5 10 सिटीज़ में है या 5 10 कंट्रीज़ में है, तो वो सारे के सारे ही लोग एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ आके उनका ट्रेनिंग वो ले सकते हैं। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग, जो हम बात करते हैं कि हमेशा एक क्वालिटी टाइम होनी चाहिए, टाइम फैक्टर के तरफ ध्यान, तो जितना कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचते हैं तो वो कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और अगर आईटी सेक्टर है, कोई आईटी सेक्टर का है, तो अगर ग्लोब में उनकी बहुत सारे कैंपसेस है, तो सारे के सारे, हर कैंपस के सारे डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ पे एक साथ आके ओ कनेक्ट के ऊपर आके आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए आप क्या ट्रेनिंग ले सकते हैं। या फिर अगर कोई प्रेडिक्शन के लोग हैं, या फिर कोई कुकरीज के क्लासेस, कुकिंग के क्लासेस लेते हैं, तो वो भी अक्रॉस द ग्लोब एक साथ बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो ये बात है कि ये मल्टीपल डिसेबल के लिए हो सकता है, 3 4 लोगों के लिए भी हो सकता है। तो हर की ज़रूरत है, वो पूरा करेगी ओ कनेक्ट डेफिनेटली। और ओ कनेक्ट के भी जो फीचर्स है वो बिल्कुल क्लेम करूँगी कि अब तक के जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कम्युनिकेट करते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा होगा, एडवांस्ड होगा। और टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, लेकिन वन टाइम पेमेंट है। तो हर समय जैसे हम बाकी के टूल्स हम यूज़ करते हैं, डिजिटल टूल्स, तो हमको हमेशा पेमेंट करना पड़ता है। उनका जो कुछ समय होता है, 3 महीने 6 महीने 1 साल 1 महीना, तो हमको वो करना पड़ता है। ऑन पैसे में ऐसा नहीं, वंस यू आर बाइंग, एक बार ही पॉकेट में हाथ डालना है और फिर आप ज़िंदगी भर उस डिजिटल प्रोडक्ट का आप यूज़ कर सकते हो और ख़ुद की पर्सनैलिटी को अपग्रेड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि हमको बार बार खर्चा करना नहीं है। तो ये एक मैं कहूँगी कि रीज़नेबल रेट में आपको अपग्रेडेड सिस्टम मिल रही है, और हमेशा के मिल रही है, और आपके समझ से परे है, आपकी जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है। तो हर प्रोडक्ट की अहमियत होगी, लेकिन मैं बस ये दोनों को ही अभी अधोरेखित करूँगी। और एक, अगर हम ओमेल की बात करें, तो ओमेल के ज़रिए हमको कनेक्टिविटी हमारी ज़्यादा बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर इज़ किंग। आप एक प्रोडक्ट यूज़ करो, 2 प्रोडक्ट यूज़ करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आप सिस्टम में हो तो आपका एक पे स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए आपको इनकम होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ और एकेडमी के थ्रू और ओकन के थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे बहुत सारे पूरे दुनिया भर से बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो इंडियन क्लासिकल सीख रहे हैं, तो उनकी तो वहाँ से जो भी फीस का जनरेशन होगा, तो वो तो मेरा इनकम होगा ही होगा, लेकिन साथ में मेरा एक पे स्ट्रक्चर भी ऑन पैसिव देगी, तो उससे भी मेरी ज़्यादा आमदनी बढ़ेगी और इंक्रीमेंट के साथ बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छा डील है, ये डन डील है। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और जो आपके प्लान्स हैं इन 2 प्रोडक्ट्स को लेके, मेरी ख्वाहिश है कि वो पूरे हों और ऐसे ही आप अपने काम को आगे लेके चलें। मैं पूछना चाहूंगी कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है ऑन पैसिव की तरफ से हम फाउंडर्स को, जिसको हम ओ फाउंडर्स के नाम से जानते हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि आप किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगी, ओ फाउंडर्स कैसा एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे कैसा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है, दिन में आप लॉग इन करती होंगी, चीजें देखती होंगी, तो उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है उस प्लेटफॉर्म में? एक्चुअली ओ फाउंडर्स का जो हमने पहले तो हमारा गो फाउंडर्स था, वहाँ से हम लोग शिफ्ट हुए ओ फाउंडर्स पे। तो ओ फाउंडर्स पे है कि हम पूरा हमारा जो पोर्टल है वहाँ पे, जो हमारा बैक ऑफिस है, वो हम देख सकते हैं ओ फाउंडर्स के ऊपर। तो हम हमारी टीम देख सकते हैं, वेबिनार्स के अपडेट्स देख सकते हैं,
जो रिकॉर्डेड वेबिनार्स है वो भी देख सकते हैं, लिंक्स हमें मिल सकती है, हमारा खुद का प्रोफाइल हम चेक कर सकते हैं, हमारे टीम मेंबर्स हम चेक कर सकते हैं। अभी तो टीम जो डायरेक्ट है वही जिनको हमने रिक्रूट किया है वही हम देख सकते हैं अभी। और साथ ही में हम लोग कुछ चैट भी करते हैं वहाँ पे। तो बस मैं इतना ही उसके बारे में कहना चाहूँगी कि हमको खुद को थोड़ा प्रोडक्टिव रखना है। वहाँ पे जो भी हम लोग कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ नॉलेजेबल हो तो वो सबके ही काम का रहेगा और सबको ही वहाँ पे रहना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ओ फाउंडर्स ये एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ मिला है कि वहाँ से अभी देखिए अभी तकरीबन 13.5 लाख लोग तो हमारे ऑन पैसिव में ज्वाइन हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या का ये एकमात्र बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे बातें भी हो सकती है, वहाँ पे हमको खुद के बारे में भी पता चलता है और कंपनी के बारे में भी पता चलता है। वहाँ पे हम अगर जाए तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी है, वहाँ हम लोग बहुत वो हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब हम वहाँ पे जाते हैं जितना भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हमको कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। खास करके मैं बहुत ये प्रेस करूँगी कि रिकॉर्डेड वेबिनार ज़रूर सुने, क्योंकि विजनरी पर्सन मिस्टर ऐश मुफर्रा इनके जो रिकॉर्डेड वेबिनार है सुनने का मज़ा और किसी में नहीं। धन्यवाद। थैंक यू ममता जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और नो डाउट कि हमें वो फाउंडर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इट्स सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं है। अ, हम जैसे जैसे हम लोग हैं, हम यूज़ करते हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी, हम यूज़ करते हैं। इवन दो वो लोग जो टेक्नोलॉजी डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करते, उनके लिए भी अगर उनको कुछ ट्रेनिंग सेशंस दिए जाएं 2-3, तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यस यस। एक और बहुत मशहूर सवाल है जो पूछा जाता है हमसे भी पाकिस्तान में, मैं वो पूछना चाहूंगी आपसे कि फाउंडर्स, कस्टमर्स और रीसेलर्स में क्या डिफरेंस है ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे? ओके, देखिए फाउंडर्स के बारे में क्या कहना है, उनका तो ओहदा ही अलग है। मतलब मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म की मदद से मिस्टर ऐश मुफर्रा जी को कि किसी ने सोचा नहीं था कि मतलब जो हमारे पहचान वाले हैं, रिश्तेदार है, कि चलो इनको पार्टनर बनाया जाए, है ना। तो कभी किसी ने खुद के बारे में हम हमारे बारे में किसी ने सोचा नहीं कि चलो ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कुछ पैरेलल इनकम के, तो इनको भी साथ ले लेते, चलो इनको भी अच्छा। तो मिस्टर ऐश मुफर्रा जी ने हमको ये जो फाउंडर्स का बनने का मौका दिया है, इससे हमारी हमारी ही ज़िंदगी नहीं, मैं कहूँगी हमारे पूरे जनरेशन की ज़िंदगी बदलने वाली है। क्योंकि ये नेवर बिफोर है, ये अब तक कभी हुआ नहीं है। और हम इतने बड़े कंपनी के हम फाउंडर्स हैं, वी आर द पार्टनर्स। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आएगी बारी कि फाउंडर्स, तो फाउंडर्स तो है वो पार्टनर्स है, लेकिन इसके बाद जो कस्टमर्स होंगे वो ऐसे है कि अगर वो सिर्फ प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं तो वो कस्टमर रहेंगे, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट्स को परचेस करते हुए पूरे के पूरा सब्सक्रिप्शन, पूरा जो बुके है हमारा, वो पूरा सब्सक्रिप्शन लेके वो आते हैं तो फिर वो रीसेलर्स कहेंगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि, और वैसे देखा जाए तो एवरी फाउंडर इज़ अ कस्टमर, एवरी कस्टमर इज़ ऑफ कोर्स कस्टमर, और रीसेलर भी कस्टमर है। लेकिन रीसेलर कस्टमर्स होते हुए भी वो पे स्ट्रक्चर में हमेशा के लिए रहेंगे क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन दी है, तो वो एक फ़ायदा होगा। कस्टमर्स का बस उतना नहीं कि अगर वो पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं देते हैं तो सिर्फ जितने उनको यूज़ करने हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स उतने ही वो लेंगे, उतना ही वो भुगतान करेंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स उनको यूज़ करने को मिलेंगे और उतना ही वो पेमेंट करेंगे। तो वो रीसेलर्स नहीं है, वो सिर्फ कस्टमर्स है। लेकिन रीसेलर्स को जितना भी पूरा बुके है, जितने भी हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे बाद में आएंगे, जितने भी सबके सब वो यूज़ कर सकते हैं और उनका एक अलग पे स्ट्रक्चर भी रहेगा। तो ये मैं यहाँ फायदा पे है। कुछ ऐड करना चाहूंगी ममता जी, कि जिस यस तरह हमारे कस्टमर्स हैं, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। जिस तरह हमारे कस्टमर्स हैं वो आएंगे, प्रोडक्ट्स बाय करेंगे और खुद यूज करेंगे। यस और जो हमारे रीसेलर्स हैं वो
वो प्रोडक्ट्स बाय करेंगे और प्रोडक्ट्स बाय करके आगे सेल करेंगे। सेल करेंगे, रीसेलर्स नाम ही, उनको रीसेलर्स कहा यस, जाएगा। नाम ही सब्सक्रिप्शन, रीसेलर्स है, वो बिल्कुल लेंगे और सेल करेंगे। बिल्कुल, सब्सक्रिप्शन कस्टमर भी पे करेगा और सब्सक्रिप्शन रीसेलर भी पे करेगा। यस, ठीक है, लेकिन यस, फर्क सिर्फ ये होगा कि कस्टमर्स खुद यूज करते हैं। जैसे हम जाते हैं किसी फोन की मोबाइल की शॉप पे, हम गए या मोबाइल खरीदते हैं और खुद खुद यूज करते हैं। बस बस, कोई जिस तरह और कोई जाता है, कोई बिजनेसमैन है या कोई होलसेलर है, वो जाता है, वो बल्क में माल उठाता है, वो ले आता है फोन्स और वो ला के आगे सेल करता है लोगों यस, को, तो वो यस, रीसेलर है। रीसेलर है। तो ये एक डिफरेंस आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी कि मैं ऐड कर दूं ताकि थोड़ा सा यस, और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। यस, नो डाउट, नो डाउट। अ, जैसे कि आपको पता है कि हमारी फाउंडर पोजीशन जो है बहुत जल्द क्लोज होने वाली है, हम सबको पता है क्या डेट है और क्या टाइम है। आपको क्या लगता है कि ऑन पैसिव ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है जिस दिन फाउंडर पोजीशन क्लोज होगी? कौन से चेंज की तरफ हम जा रहे हैं एज अ कंपनी, एज पार्टनर्स? आपको क्या लगता है कि हम किस तरफ हम स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो है कि फाउंडर्स, हम लोग बहुत सालों से फाउंडर्स के पोजीशन के लिए हम लोग वेबिनार्स लेते थे कि चलो आइए, आपको ये इतना रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन अब है कि ये फिर से कहूँगी कि ये पैराडाइम शिफ्ट है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी कंपनी में 13-13 लाख पार्टनर्स ही है या फिर फाउंडर्स ही है। फाउंडर्स जो फाउंडिंग पोजीशन जो होती है, कंपनी शुरू करते हैं तो 2, 4, 5 पार्टनर्स अब तक के सुने थे, 50 भी हुए होंगे कहीं, मुझे पता नहीं है। लेकिन इतने लाखों तक पार्टनर्स होना, ये तो बस ऑन पैसिव ने शुरू किया है कि पार्टनरशिप इतने लंबे समय के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके नस्ल के लिए भी ये पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी। तो ये इतनी बड़ी सोच पैराडाइम शिफ्ट वाली, ये सिर्फ ऑन पैसिव ने दी है। तो अभी जल्दी फाउंडिंग पोजीशन हमारी बंद होने वाली है। तो कंपनी का, मैं जब से जितनी मैंने पढ़ाई की है, मतलब पढ़ाई मतलब जो मैंने ऑन पैसिव को जानने की कोशिश की है, उसके अंदर मैं कहूँगी कि कंपनी जब शुरू हुई थी तब मिस्टर ऐश मुखर्जी के सिर्फ 2 वीडियोस थे, है ना, हमने देखे, बहुत पुराने। लेकिन और मैंने बीच में हमारे बैक ऑफिस में जाके रिकॉर्डेड वेबिनार्स भी सुने हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि ये सब एक एक के बाद एक हो रहा है और ये डिसीजन लिया जा रहा है। लेकिन मेरा खुद का ये विश्वास है कि ये जो सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन है कंपनी का, ये पहले से ही तय है। ये हमको ऐसा, ये हमारे लिए नया है, लेकिन इसका जो प्लानिंग किया गया है और बखूबी इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं हमारे सीईओ, तो ये उनकी सोच और उनकी विजन के लिए बिल्कुल हैट्स ऑफ है। क्योंकि वो, अगर हम पुराने वीडियोस सुनते हैं तो वहाँ पे हमको बिल्कुल समझ में आता है कि माय गॉड, ये तो उन्होंने कब का कहा है। हमको अभी वो समझ में आने लगा है, तब कुछ नहीं था या फिर हम हमारे सोच के परे था तो हमने सिर्फ सुन लिया था। लेकिन आज की तारीख में अगर हम रिलेट करते हैं तो हमको समझ में आता है कि इट वॉज वेरी वेल प्लान्ड। ये इतना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है और एक ऑर्गेनाइज प्लानिंग हम कह सकते हैं कि वो हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट करते करते आज की डेट में आज हम पहुँचे हैं। तो ये सारा सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन मैं इसलिए कह रही हूँ कि मिस्टर ऐश मुखर्जी को पता है कि कौन से समय में किस बात को रखा जाना चाहिए और उसी के अनुसार सब हो रहा है। जैसे बहुत महीनों पहले उन्होंने एक बार कुछ जिक्र किया था डेटा सेंटर और ये भी फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में भी जिक्र किया था। लेकिन हम लोग बाकी के ही लोगों बाकी के बातों के ऊपर ध्यान दे रहे थे और एक दिन अचानक वेबिनार में उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर इज़ जस्ट अबाउट रेडी होने वाला है। तो फिर मैंने फिर से वो पुराना जाके सुन लिया। तो फिर मैंने कहा कि माय गॉड, कि एक सेंटेंस बोलते हैं लेकिन कितना काम कर, मतलब इतना बैक एंड में इतना काम होते रहता है, हम लोगों को समझ में भी नहीं आता है। अभी फिजिकल प्रोडक्ट्स हमको पता नहीं था, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोग आजकल सुन रहे, पता नहीं है फिजिकल प्रोडक्ट्स कौन सा है। लेकिन सोच, विजन ये है कि सब जो एक सेंटेंस में कहा गया था या फिर एक वेबिनार में कहा गया था, उसका पूरा का पूरा रूप हमारे सामने, बहुत जाइजेंटिक रूप हमारे सामने आ रहा है। तो ये विजन है। तो मैं समझती हूँ कि फाउंडिंग पोजीशंस अभी जो बंद होने वाली है
उसके बाद भी जो कंपनी के है कि डेटा सेंटर होगा या फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे या फिर उनके सेलिंग के बारे में पिछले ही हफ्ते उन्होंने कहा था कि उसके बाद की स्टेप शायद वो सेलिंग की होगी। ओ प्लेस के बारे में भी उन्होंने बात की है कि ओब्लेस इतना एकमात्र प्लेटफॉर्म होगा जो कुछ चार्जेस नहीं है, और बाकी भी बहुत सारे उन्होंने बात की। तो ये बातें हैं कि सेलिंग के बारे में वो बात कर रहे हैं, डेटा सेंटर के फिनिशिंग के बारे में, रनिंग। अभी तो एक डेटा सेंटर के बारे में उन्होंने कहा कि वो लाइव होगा और रन करेगा, ऐसे तो बहुत सारे डेटा सेंटर्स आएंगे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे जा रहे हैं। और ये सारे ऐश मुफारा जी कहते हैं वेबिनार्स में, एक ही सेंटेंस कहते हैं, लेकिन जब वो एक्चुअल सामने में आता है तब समझ में आ जाता है कि इसका काम ऑलरेडी हो चुका है, हमको पता भी नहीं चलता है लेकिन उसका काम हो चुका होता है। तो ये सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन आगे ही जाएगा, फाउंडिंग पोजीशन के बाद में स्टेप बाय स्टेप सब आगे जाएगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ममता जी, आपने डेटा सेंटर का भी जिक्र किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम जानते हैं कि हमारा डेटा सेंटर बहुत जल्द ऑपरेशन हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, आपको क्या लगता है कि हमें डेटा सेंटर का क्या बेनिफिट होगा एज अ कंपनी या एज अ फाउंडर? हमारा जितना भी काम वगैरह चल रहा है कंपनी के साथ, डेटा सेंटर, हमारा अपना डेटा सेंटर होने के बाद क्या हमें फायदा पहुंचेगा? वाह, वो अभी डेटा सेंटर क्यों होता है? हाँ, एक सर्वर डेटा सेंटर क्यों होता है? क्योंकि वो सब डेटा हमको रखना पड़ता है। अब डेटा जो हम बाकी के प्रोडक्ट्स भी हम लोग लेते हैं, बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, चाहे हम कुछ परचेस करने के लिए जाओ या फिर कुछ भी करो तो ईमेल आईडी डालते हैं, तो हमारा डेटा आगे जाता है और वो इनसिक्योर हाथों में भी चला जाता है, वो यूज़ हुआ होता है, लोग उसके ऊपर कमाई करते हैं। डेटा सेंटर जो अभी अब तक हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम रेंट देते हैं, बहुत भारी रेंट देते हैं। और अभी की हमारी जो तादाद है, हमको बहुत सारे डेटा सेंटर लगते हैं। तो अगर हम वैसी बात करें कि हमारे खुद के ही डेटा सेंटर है, तो जितना भी हम भारी लोन देते हैं, बहुत कई $100 हम लोग जो देते हैं हर महीने, तो वो हमारा पूरा का पूरा रेंट बचेगा। जो रेंट बचेगा वो एक तरीके से हमारी कमाई ही है। जैसे हम कहते हैं कि अगर कुछ काम हम घर में खुद ही कर लेते हैं तो जो हम लोग मेड्स को देते हैं तो वो बच जाता है, तो वो हमारे एडिशन होता है हमारी, वो जैसे हम कमाई करते हैं ऐसा ही हो गया वो। तो जो बच जाता है ना पैसा, तो डेटा सेंटर का जो पैसा बचेगा वो एक प्रॉफिट ही है। तो वो प्रॉफिट किस में बटेगा? तो फाउंडर्स में बटेगा। तो फाउंडर पोजीशन इसलिए इतनी अहम है कि आप जितना भी प्रॉफिट कंपनी करेगी उसके आप हकदार होगे। तो अगर डेटा सेंटर का भी अगर हम रेंट बचा रहे, आज एक डेटा सेंटर का रेंट बचेगा, बाद में जितने भी बढ़ेंगे, तो अगर हम पूरा का पूरा हमारा डेटा शिफ्ट करते हैं, जो भी अब तक हमारा रेंटल डेटा सेंटर है वहाँ से हम पूरा का पूरा डेटा हमारा शिफ्ट करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि हमारा रेंट बचेगा। वो रेंट प्रॉफिट में जो भी हमारे एक्यूमुलेशन होगा, रेवेन्यू एक्यूमुलेशन होगा, वो हम लोगों में ही बटेगा। और उससे भी ज़्यादा बात यह है कि हमारा डेटा सेफ होगा, वो इट इज़ नॉट सेलेबल, और कोई इसके ऊपर कुछ सेल करके कमाई नहीं करेगा। तो हमारी पूरी की पूरी जानकारी जो है बहुत सेफ हाथों में है, सेफ प्लेटफॉर्म पे है। तो डेटा सेंटर आने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं जी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डेटा सेंटर के बहुत से फायदे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी यस और यस हमें ये डर नहीं होगा कि हमने अपना डाटा प्रोवाइड किया हुआ है। और आपको पता है कि जितना बड़ा ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म है, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी शेयर हो रही होगी एट द सेम टाइम। तो उसको मॉनिटर करना, ऑर्गेनाइज करना और उसको किसी सेफ जगह पे रखना, ये हमारा अपना डेटा सेंटर ही कर सकता है। यस। मैं पूछना चाहूंगी कि ओब्लेस की एक वीडियो इंडिया में शूट की गई थी, जिसको देखने के बाद मेरा मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या फीलिंग्स थी या क्या एक मैं उस सिनेरियो से गुजरी कुछ देर के लिए कि मैंने वसीम भाई से भी डिस्कस किया कि ओब्लेस की वीडियो इतनी अच्छी थी कि वो देख के आई गॉट इमोशनल और मेरी आंखों में आंसू आ गए। सही है, सही मिस्टर है। ऐश ने इन्फॉर्म किया है हमें कि वो ओब्लेस के को लाइव करेंगे जून के एंड पे। यस। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या इम्पैक्ट, क्या चेंज आपको क्या लगता है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो लोगों की मदद करें, या उन लोगों के लिए जिनको मदद की जरूरत है उनके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है ये?
आप क्या कहना चाहेंगी, आप क्या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी इस बारे में कि आप क्या सोचती हैं या आपको क्या लगता है कि किस तरह का इम्पैक्ट ये चेंज लेके आएगा ये प्रोडक्ट? सही है, ये एक बहुत इमोशनल क्वेश्चन आपने पूछा है। 30th ऑफ मार्च जब मुझे इनवाइट किया गया हैदराबाद ऑफिस में, तो बुर्ज खलीफा के ऊपर हमारा कैंपेनिंग शुरू हुआ था, आपको याद होगा। और उसी प्रोग्राम में ओब्लेस का वो जो वीडियो हमने देखा, हमारा पूरा जो स्टाफ है वहाँ का हैदराबाद का, वो जाके उन्होंने हर जगह जाके उन्होंने लोगों की मदद की। और जैसा आपने कहा वैसे भी हमारे इतने दिल भर आए। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमने किसी भी वेबिनार को सुना या फिर जाना है, समझा है, तो मिस्टर ऐश मुफारा जी ने एक बात बहुत बार अंडरलाइन की है, फोकस की है, वो है ह्यूमैनिटी। पैसों की बात, प्लान की बात हम बहुत कम करते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी की बात हम हमेशा करते हैं। क्योंकि मैं खुद ये मानती हूँ कि पैसा कितना भी हो, लेकिन अगर ह्यूमैनिटी नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम बातें करते, अब देखिए ना, हमारे पास अभी तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हमारे जो बजट होता है हमेशा। लेकिन फिर भी अगर गए कि अगर उनको कुछ लगता है तो हम उसमें से भी कुछ हमारी ज़रूरतें कम करके हम उनको देते, क्योंकि हमारे दिल में एक ह्यूमैनिटी का एक जो एक पिंच होता है, तो उसके बीच में हम ऐसा चाहते कि हम किसी की मदद करें। और अभी मेरी जो दिल की बात हम लोग लेते हैं हमारे ऑन पैसिव टीम चैम्पियंस के ऊपर, तो वहाँ पे तो हर लेडी फाउंडर जो आई है ना, तो 99% उन्होंने ओब्लेस की बात की है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम किसी और की मदद करें। ऑन पैसिव ओब्लेस जो आएगा, उसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे आप एक रूटीन प्रोसीजर के तहत आप मदद मांग सकते हो। एज अ ट्रस्ट, एज एन इंडिविजुअल, आपको सिर्फ वो एक तरीका होगा वहाँ पे कि आप ओब्लेस के ज़रिए कैसे मदद लोगे। तो कंपनी देगी डायरेक्टली, उनको जो चाहते बेनिफिशरीज़ को वो मदद मिलेगी, लेकिन उसका जो एक प्रॉपर तरीका है ना, वो फॉलो करने के बाद आपको मदद पहुंचेगी, और इसके कोई चार्जेस नहीं है। और तैयार है बिल्कुल सारे लोग। हमने ह्यूमैनिटी के बारे में सिर्फ बात ही नहीं की, हम पहला भी हमारा जो प्रोडक्ट ओपन कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, वो भी ओब्लेस है। सबको ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम लोग ह्यूमैनिटी को इतना एक अच्छा और एक अहम स्थान दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ कंटेंट, हम लोग इसके ऊपर जा रहे हैं कि ओब्लेस क्या कर सकता है। तो परसों के वेबिनार में भी हमारे सीईओ ने कहा है कि यू कांट इमेजिन, आपको डायरेक्टली आपको मदद मिल सकती है। तो ये ओब्लेस का ये जो जर्नी है ना, ये हर एक के दिल में है। हर लेडी फाउंडर, आप बिल्कुल दिल की बात सुन लीजिए, हर लेडी फाउंडर ओब्लेस के बारे में कि मुझे ये करना है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने एक जो मल्टीपल आईडीज़ ली है, उन्होंने तो कुछ कुछ कॉज उनके हैं कि ट्री प्लांटेशन के कॉज है, या फिर कुछ गौ माता के लिए उनका आईडी है, सुरक्षा के लिए लेडी के सुरक्षा के लिए कुछ आईडीज़ है कि उनके लिए ही वो इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग अचरज में कि हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, ये तो सभी आईडीज़ के थ्रू, तो ये ओब्लेस का ये एक रूप है, ओब्लेस का ही एक रूप है जो इंडिविजुअल तौर पे करेंगे। लेकिन जो एक क्राउड फंडिंग हम जिसको कहते हैं, क्राउड फंडिंग के ज़रिए जो आएगा ओब्लेस, तो वो एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है पूरी दुनिया में, किसी एक कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि दुनिया को दिखेगा कि ट्रू एक जो क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म होता है वो किससे होता है। धन्यवाद। बिल्कुल बहुत ही इमोशनल आंसर आपने दिया। बिल्कुल ह्यूमैनिटी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए दुनिया से। और मिस्टर ऐश खुद इतने काइंड हैं, इतने हम्बल हैं, और ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी मिसाल है वो खुद। तो बहुत अच्छा, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा लोगों के लिए जिनको मदद चाहिए उनके लिए भी बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म रहेगा, और जो मदद करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा एक रास्ता बना दिया जाएगा। ममता जी, आपने एक इवेंट अटेंड किया था हैदराबाद में,
और जिस पे आप बहुत प्यारी भी लग रही थी। मैं चाहूंगी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, किन लोगों से मुलाकात हुई और क्या एनवायरनमेंट था, क्या वहां पे क्या चीज आपने सीखी वहां पे, क्या आप अपने साथ लेके आई और कैसा रहा सब। माय गॉड, ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन पल था जब मुझे इनवाइट किया गया। और अभी भी याद है मुझे, मैं दिल की बात ही कर रही थी और मैं मुझे कॉल आया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ लेडी फाउंडर्स को उस दिन लॉगिन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने कहा था योगिनी जी को कि आप हैंडल कीजिए। लेकिन ये बार बार कॉल आ रहा था तो मैंने कहा देख लेती हूँ किस लेडी फाउंडर को, क्योंकि वो स्पीकर थी उस दिन, दो तीन चार पांच हमारी थी, तो मैंने कहा देख तो लेती हूँ। तो इधर शो शुरू था लैपटॉप के ऊपर, वहाँ का भी आवाज़ आ रहा था और मैंने फ़ोन लिया तो मुझे थोड़ा धुंधला ही मतलब कम सुनाई दिया थोड़ा कि बात कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद की बात हो रही है। तो मुझे तो पहले समझ में नहीं आया कि मैं अभी कहाँ पे कंसंट्रेट करूँ। ये तो मैं खुद कर रही हूँ दिल की बात, और अब ये मैं रोक भी नहीं सकती हूँ क्योंकि लाइव चल रहा था और फ़ोन आ गया। फिर भी मैंने म्यूट किया और मैंने उनसे बात की तो मुझे कहा गया कि यू आर इनवाइटेड, तो इज़ इट ओके, मतलब आप आ सकती हो, इस आर यू फ्री ऑन द दोज डेज। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे टाइमिंग्स पूछे कि आप इतनी इतनी बजे की फ़्लाइट है, आपको कौन सी सूट करेगी। तो उसमें से मैंने उनको बता दी और मैंने एक्सेप्ट किया। फिर मेल भी आया, सब हो गया। सबसे पहले बात तो मैं ये करूँगी कि ऑन पैसिव का ये जो कुछ भी काम है ना, इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको ये पूरी की पूरी टीम, मतलब पूरी जितने भी वो इवेंट में पूरा जो काम करी थी उनके पूरे, वो डिसेंट्रलाइज था पूरा, ऐसा कुछ सेंट्रलाइज नहीं था। हर एक का अपना एक काम था और वो अपने काम में इतने 100% दे रहे थे कि कहीं पर भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रही, कहीं पर भी कियोस नहीं हुआ। मतलब ये पूरी की पूरी जर्नी 2 दिन का मैं तो अगर निचोड़ निकालूँ तो मैं समझूंगी कि ट्रांसपोर्ट अलग के पास था, हमारी टिकट्स और ईमेल्स का कम्युनिकेशन का ज़िम्मा किसी और का था, या फिर हमको लेके गए, रिसीव किया हमको। इतना, मतलब मैं जब निकली तो थोड़ा फिर से थोड़े ऑब्स्टिकल्स हुए हमारे। पुणे के जो था, जो ट्रैक था वहाँ पे तो कुछ गड़बड़ थी, तो उन्होंने थोड़ा मेंटेनेंस के लिए गैप लिया था। कुछ कुछ फ़्लाइट्स कैंसिल भी हो गई, लेकिन नसीब अच्छा है कि हमारी फ़्लाइट थोड़ी देरी से निकली। 3-4 बार हमारा टाइम मेरा आगे जाते रहा। मतलब सुबह की थी तो 11 बजे की समझ लो, 1 बजे गई, फिर 3 बजे गई, 6 बजे फिर मुझे अल्टीमेटली मैं वहाँ से मैंने टेक ऑफ किया। मैं हैदराबाद पहुंची वहाँ पे, लेकिन मैंने किसी को इत्तला नहीं की कि ऐसा हुआ है। कौशिक जी को कहा था, लेकिन जो टीम मुझे रिसीव करने वाली थी, जिनके नाम मुझे दिए गए थे, नंबर्स दिए गए थे, मैंने उनको कुछ इत्तला नहीं की। लेकिन वो उनका काम, उन्होंने बराबर वो ट्रैक रखा था। उनको पता था कि मेरी फ़्लाइट कितने बजे आएगी और वो रात को 7-7:30 बजे वहाँ पे खड़े थे मेरी राह देखते हुए। और मैंने ऑन पैसिव का लोगो देख के एकदम उनको हाय कहा, बहुत अच्छा लगा। एकदम अननोन पर्सनैलिटी थी, लेकिन बस ऑन पैसिव का टी शर्ट और ऑन पैसिव का लोगो देख के तो अरे हमारे लोग हैं। तो मैंने हाय किया उनको। फिर अच्छा स्वागत वहाँ पे हुआ, बुके दिया गया, वहाँ पे फ़ोटोज़ निकाले गए हमारे। और फिर हमें कैब से उन्होंने जो, क्योंकि मैं देरी से गई थी तो मैं डायरेक्टली वहाँ होटल में नहीं गई, डायरेक्टली मैं इवेंट जहाँ पे था हमारा ऑडिटोरियम में वहाँ गई। माय गॉड, मैं आपको कह नहीं सकती हूँ, सेलिब्रिटी, मतलब दूसरा कुछ नाम ही नहीं है। मैं और संगीता जी सबसे आखिरी में गए थे। हम 7:30-8 बजे पहुँचे, तब तक वो पूरे के पूरे बैंड वाले खड़े थे और लोग वहाँ पे आए थे जो पहले गए थे, होटल में गए थे, तो वो पहले से आए थे, तो वो शायद 6-6:30 बजे गए थे, तो तब से ये 5 बजे से शायद वो खड़े थे। तो हम आने तक बेचारे वो खड़े ही थे। और हम, जैसे मैंने तो दरवाज़ा भी नहीं खोला था कार का, सब बैंड बजने लगा और ढोल ताशे, माय गॉड, मतलब एक फेस्टिवल लगा था, एक जैसे फेस्टिवल चल रहा है। इतनी वो बैंड की आवाज़, ढोल ताशों की आवाज़। फिर हम लोग गए वहाँ पे, फिर हमको मालाएं पहनाई गई, शॉल दी गई, और सारे जितने भी अब तक डिजिटली मिल रहे थे वो सामने दिखे और इतना अच्छा लगा
कि सारे लोग आ रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं, सारे गले मिल रहे हैं, और अब तक के जिनके साथ इतनी बार बात की है, सेशंस हमने अटेंड की हैं उनके साथ, मैंने तो तकरीबन सभी के साथ की होस्टिंग की है। दिल की बात सभी लेडी फाउंडर्स के साथ मेरी बिल्कुल 1-to-1 पहचान है और बहुत बातें होती रहती है। तो मेरी सहेलियाँ वहाँ पे दिखी, हमारे होस्ट दिखे, को होस्ट दिखे, स्पीकर्स दिखे। तो मैं एक अलग दुनिया में थी। पहले आधा घंटा तो मैं कुछ अलग दुनिया में थी कि मैं, मतलब अभी अब तक तो मैं डिजिटल वर्ल्ड में थी, अब मैं रियल वर्ल्ड में आ गई हूँ। बहुत अच्छा लगा। और फिर हम लोग अंदर गए ऑडिटोरियम में, सारा का सारा सेशन शुरू हुआ। लेकिन ये जो पहला शुरू हुआ कि गिफ्टिंग सेशन के मोबाइल और कार दी गई उस दिन 30 मार्च को। तो हमको ना यहाँ पे ऐसे डिजिटली दिखता है कि उनको नाम अनाउंस हुआ, उनको दिया गया। हम लोग यहाँ पे ताली बजाते हैं, वाव करते हैं, लेकिन एक्चुअल वहाँ पे बहुत अलग होता है। वहाँ पे दरवाज़ा ऑडिटोरियम का लगा है, लेकिन ऑडिटोरियम के दरवाजे के बाहर ढोल ताशे बैंड बजते हैं। इधर अनाउंसमेंट होता है और उधर वो बजता है। इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है, दिवाली चल रही है या फिर कुछ एक बड़ा फंक्शन है, इवेंट है, और सही में वो माहौल को एक्सपीरियंस करना ये अलग ही बात है। तो वो जब फ़ोन और कारें बटी, उनके अनाउंसमेंट्स हुए और उन्होंने कुछ थैंक यू कहा, तो हम लोग वो जो पूरा का पूरा टाइम है, शायद जितने भी डिजिटली देख रहे थे, तो हम लोग वो जहाँ पे मौजूद थे वहाँ पे उन लोगों को ये वाकया एक अलग एंगल से है कि ये बहुत ही अलग किस्म की टाइमिंग वहाँ पे होती है। वो जो सिलेब्रेशन, टिपिकल मैं वर्ड कहूँगी कि एक सिलेब्रेशन होता है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो वाकया वहाँ का बहुत अच्छा रहा। बुर्ज खलीफा देखा, ऐश जी को सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर बाकी आवभगत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन ये जो हमारा स्टाफ था ना, पूरा का पूरे रात जगे थे वो लोग, और हमको ड्रॉप करने तक सारे की सारे ही लोग ऑन टोज थे। मतलब हैट्स ऑफ, वी आर फैमिली। स्टाफ मेंबर्स ने जो भी कुछ किया है ना, मैं बिल्कुल, मतलब थैंक यू वर्ड बहुत कम है, बहुत कम है। और सब कुछ अच्छा था वहाँ का। हमने पूरा ऑफिस भी देख लिया। ऑन पैसिव मैंने तो जब कार में बैठी तो मैंने कहा कि हमारा ऑफिस है ना बस स्टॉप के पीछे है, क्योंकि अब तक तो वही देखा था कि एक बस स्टॉप है जिसके ऊपर एक पार्टी लगी हुई है ऑन पैसिव, और उसके पीछे ऑन पैसिव का ऑफिस है। तो बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं था एड्रेस, लेकिन मैं मतलब हमारे साथ हमारे लोग थे वहाँ पे, मैंने जैसे वैसे ड्राइवर के साथ थोड़ा कम्युनिकेशन किया तो मैंने बताया था। लेकिन कभी ना भूलने वाली ये बात है कि इवेंट, हैदराबाद इवेंट, और सवाल शक के ऊपर जो हम लोग जवाब देते रहते हैं ना कि है और ऑन पैसिव है, मैं तवज्जो भी नहीं देती हूँ, पहले भी नहीं देती थी, लेकिन हैदराबाद ऑफिस जाने के बाद में भी तो मैं मन ही मन में हंसती हूँ कि कितनी निगेटिविटी, मतलब इतनी निगेटिविटी के साथ जो लोग रहते हैं ज़िंदगी में, तो वो क्या पाते होंगे ना, जो हमने पाया है वो तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैंने हैदराबाद ऑफिस देखा, मैं हैदराबाद जाने के पहले भी पूरी की पूरी पॉजिटिव थी, मुझे पता ही था। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन पहले था, जो हुआ था बाद में, जैसे मैंने कहा कि मैं ज्वाइन किया मैंने ऑन पैसे, उसके बाद में मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और उसी का नतीजा है कि मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ। वरना मेरी तो शर्तें थी कि मैं कभी किसी के कोई मीटिंग नहीं लूँगी, ना किसी के वेबिनार्स लूँगी, मतलब तब तो नहीं था, लेकिन मीटिंग्स अटेंड नहीं करूँगी और किसी को ज्वाइन नहीं करूँगी। लेकिन मैं खुद अभी आजकल कहती हूँ कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म है, आपको आना है, आप आ सकते हो। तो ये हुआ। और हैदराबाद ऑफिस आने के बाद में पहले मुझे थोड़ा दर्द होता था कि अगर कुछ कोई नया नहीं कहता था तो, लेकिन अब मुझे दर्द नहीं होता है। इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा सेटअप है, इतना अच्छा सुचारू रूप से वहाँ से शुरू है। अब कोई नहीं भी कहता है ना तो मुझे कुछ नहीं लगता, दर्द नहीं होता है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो फाउंडिंग पोजीशन के हकदार क्यों नहीं है, क्योंकि उनमें वो एबिलिटी नहीं है, वो विजन नहीं है, या फिर वो फाउंडर टेक्सचर के लोग ही नहीं हैं। तो फिर ऐसे लोग आने भी नहीं चाहिए। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन, पहला ट्रांसफॉर्मेशन मेरा ऑन पैसिव में आने के बाद हुआ, हैदराबाद ऑफिस जाके आने के बाद मेरे में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और मैं इतनी खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना।
तो हैदराबाद ट्रिप के लिए आयश जी को बहुत बहुत धन्यवाद चुनने के लिए। बहुत अच्छा आपने बताया और बड़ी खुशी हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही इवेंट पे मौजूद थी। और मैंने बहुत से लोगों से सुना, आप भी बता रही हैं मुझे कि बहुत अच्छा केटर किया गया और ऐसे महसूस कराया गया कि अ, हम हैं बस सिर्फ वहां बस पे। और अ, ये बस सिर्फ एक मिस्टर ऐश जैसा इंसान ही ऐसा विजन रख सकता है और वही वही ये सोच के ये सब कुछ कर सकते हैं। देखिए उन्होंने आप लोगों को भी, हम फाउंडर्स को भी ऐसे समझाए जैसे हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे हैं। आप किसी भी बिजनेस को ज्वाइन कर लो, किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लो, उनके अपने जो मीन्स होते हैं या जो उनकी अपनी चीजें या प्रायोरिटीज होती हैं वो टॉप पे आती हैं और बाद में दूसरे लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम लोग टॉप पे हैं, हर हर लिहाज से टॉप पे हैं। और टॉप से यस मुझे याद आया कि आपने बुर्ज खलीफा का भी जिक्र किया है। यस हमारी बुर्ज खलीफा पे कैंपेन रही है काफी वीक्स। आपको क्या लगता है कि क्या चेंज लेके आई है वो मार्केटिंग कैंपेन? बहुत बड़ा चेंज। एक तो हम हमेशा कहते थे कि आपको पता होगा कि बहुत मतलब बुर्ज खलीफा का ओपन होने के पहले बहुत दिनों पहले मिस्टर ऐश मुफर्रा ने एक बार वी आर एट द टॉप कहा था, आपको याद होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम लोग तब समझ में नहीं आया था। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक एक सेंटेंस कहे जाते हैं, लेकिन फिर जब होता है तब समझ में आता है कि अच्छा तब उन्होंने ये कहा था, उसका मतलब ये है। तो द टॉप कहा था और सही में वो द टॉप है बुर्ज खलीफा। जितने भी हमने वीडियोस देखे हैं उसके बाद में कि सब कैंपेनिंग देखी है, तो एक प्राउड मोमेंट है कि बुर्ज खलीफा पे हमारा एडवर्टाइज रन होता है और साथ में ही 10 मल्टीपल जगह पे हमारा एक बड़े बड़े होर्डिंग्स, मैं नहीं कहूँगी, एक एलईडी स्क्रीन पे जो हमारा प्रॉपरली डिजिटल एड चलता है वहाँ पे, तो वो लोग देखते हैं। तो अभी सही मायने में उतरी है, अभी लोगों को समझ में आने लगा है। अभी जितने हम लोग रूबरू किसी को कॉल करके या फिर शेयर करके जो बोलते हैं ऑन पैसिव के बारे में, तो अब ये है कि दुबई तो ये एक बड़ा सिटी है कि जहाँ पे बिजनेसेस पनपते हैं, मतलब बहुत बड़े होते हैं। दुबई एक बहुत बड़ा सेंटर है उसके लिए, और ऑन पैसिव वहाँ पे इतनी झलक रही है तो बहुत ही, तो वी आर एट द टॉप। तो हमेशा ही हम टॉप के बारे में ही हमने कहा है और वी आर एट द टॉप, और हम हमेशा के लिए ही वी विल बी एट द टॉप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही कहा। और बहुत अच्छा लगता है जब भी जितनी भी मार्केटिंग कैंपेन्स की वीडियोस मैंने देखी हैं, जब भी वो चलती है तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं हमने बहुत ही कोई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ज्वाइन की हुई है और बहुत अच्छी यस फीलिंग आती है। यस यस यस। अ, आपको जैसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी ममता जी कि आई डोंट नो कि आप इससे अवेयर हैं या नहीं हैं, लेकिन यमन एक मुल्क है जिसके बारे में आप जानती होंगी, जो बहुत से क्राइसिस से गुजर रहा है, मुस्लिम कंट्री है वो। उनके लिए कुछ आईडीज हैं जो मिस्टर ऐश उनको गिफ्ट कर रहे हैं। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आईडीज हैं। लोग आए, उन्होंने डिस्कस किया कि लोग यहाँ पे बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हर किस्म यस के क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और उनकी ख्वाहिश है कि वो ऑन पैसे ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अमाउंट नहीं है आईडी आईडी के लिए, या आईडी की जितनी भी पेमेंट है वो परचेज पे करने करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो मिस्टर ऐश ने बहुत ही खुले दिल के साथ उनको फैसिलिटेट किया और बहुत जल्द उनको वो आईडीज मिलने वाली हैं। आप एज अ थर्ड पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री, आप इस एक्ट ऑफ काइंडनेस को कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि कोई और अ, उनकी जगह पे, अगर कोई मिस्टर ऐश की जगह पे कोई और होता तो वो ये विजन रख पाता, या वो अपना फायदा पहले ना सोचता, अ, अपना फायदा पहले सोचता और बाद में कुछ उनके लिए करता? क्या आपको क्या लगता है? मैंने जब ये सुना ना, और जिस दिन उन्होंने वो पूरा एक्सप्लेन किया, बातें क्या हो गई कि उन्होंने हमारे सीओओ जो है मोहम्मद कमाल के साथ भी बातें की और उनको कंसल्ट करके फिर बाद में उन्होंने ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग ये करते हैं। तब मेरे मतलब जब मैंने वो सुना तब अचरज महसूस हुआ और ये कहा कि
जो लोग हमेशा कहते हैं ना कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब टाइम आता है ना तो खुद ही उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। मिस्टर ऐश मुफर्रा जी जो हमेशा ह्यूमैनिटी की बातें करते हैं, कितने ही वेबिनार आप रिकॉर्डेड भी सुन लो, बहुत बार ह्यूमैनिटी की बातें हुई हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाया है, सिर्फ बातें नहीं की, प्रैक्टिकली हुआ है। और बहुत प्राउड महसूस हुआ कि हमारे सीईओ ऐसे हैं। आपको एक थोड़ा ऐड भी करूँगी, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा था कि इतने लोग हैं, जितने भी हैं 100, जितने, अगर हम एक ऐसा फिगर लेके अगर 100 लोग हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसके बाद हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। तो उन्होंने उसको पिछले हफ्ते के वेबिनार में उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि नहीं, लेकिन मैं इसको एक डाउट के अंदाज से नहीं देखूंगा। ये कितनी बड़ी बात है ना। अगर कोई और होता तो वो कहता कि चलो अभी मैं फ्री दे रहा हूँ तो देखो अभी लोग रजिस्टर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ये लव के साथ देखूंगा, इसको प्यार से देखूंगा कि ठीक है, हमने कहा उसके बाद में भी अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो हम उनको भी करेंगे। तो इतना बड़ा दिल, मतलब ये सही में ह्यूमैनिटी। तो सिर्फ बात ही नहीं करते ह्यूमैनिटी के, उसके ऊपर अमल भी करते हैं, और इसलिए ज़्यादा विश्वास बढ़ते रहता है कि लोग कहते क्यों अभी तो कुछ हैपनिंग नहीं हुआ, आप कितना पॉजिटिव हो। तो ये कितनी बड़ी बातें हैं ना कि ये हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे, देख रहे। तो फिर ज़्यादा इसलिए हम लोग कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे गर्व है, मैं ऑन पैसिव करती हूँ, मैं ऑन पैसिव की फाउंडर हूँ। क्यों कहती हूँ? क्योंकि ये बातें ही है कि जो आपको प्राउड मोमेंट्स देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब मैंने ये जाना कि ऐसा कुछ मिस्टर ऐश कर रहे हैं, लेडी आई, उन्होंने रिक्वेस्ट की, यस, यस, और बहुत से और लोग थे जिनकी रिक्वेस्ट आई। और सबसे बड़ी बात ये कि जब उन्होंने कहा कि हम आईडीज देंगे तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन की। यस, चाहे लोगों ने अपने फायदे देख के, कौन अपना फायदा देख के नहीं करता रजिस्ट्रेशन। अगर किसी को नजर आ रहा है कि मुझे लॉन्ग टर्म इसमें फायदा मिल सकता है, या बहुत कम अमाउंट में, या उनको कोई एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि हम आप जिस तरह मिस्टर ऐश ने अनाउंसमेंट की कि मैं आईडीज दूंगा, तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी। यस, अगर उनकी जगह, ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है, अगर उनकी जगह कोई और होता जिसका इतना बड़ा दिल ना होता, जो इतना हम्बल ना होता, जो इतना काइंड ना होता, तो वो सबसे पहले अपना मफाद देखता, बीइंग अ बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी अपनी जेब से पैसे नहीं लगाता, नहीं, नहीं, कभी भी नहीं लगाता, वो कभी भी नहीं लगा सकता। बिजनेस माइंडेड लोग होते ही ऐसे हैं। तो एक सबसे बड़ी ये हमारे पास यही एग्जाम्पल है मिस्टर ऐश की, कि वो बिजनेसमैन तो है ही है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, सही है। तो उनकी खूबसूरती में और इजाफा करता है ये जो फैक्टर है। और ऐसे ही इतने लोग उनके विजन को फॉलो करते हुए यहाँ तक नहीं पहुंचे। उनका अच्छा दिल था, जिसका उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले बहुत से अरसों में, आने वाले चंद अरसे में उनको इससे भी ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। ऑफ बहुत कोर्स। बहुत शुक्रिया ममता जी, आप आई, आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियत में से और हमें टाइम दिया, और इतनी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। नॉलेज हमारा भी बढ़ा। और बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगता है जब भी आप जैसे पॉजिटिव लोगों के साथ गुफ्तगू होती है और हम उनको बुलाते हैं प्लेटफॉर्म पे, कुछ वैल्यू हम ऐड करते हैं, यस, रादर देन हम कोई वेबिनार्स करते रहें और उसमें कोई वैल्यू ऐड ना हो रही हो, और इधर उधर की बातें करके हम वेबिनार बंद कर दें। तो हमारा मोटिव ये है, जब से हमने इंटरव्यू स्टार्ट किए हैं, कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। हमारा कभी टीम बनाने वाला मोटिव रहा ही नहीं। सही तो है। हम बस ये चाहते हैं कि हम प्रेफर करें क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यस, तो यस, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये स्टार्ट किया, इंटरव्यू की सीरीज हमने शुरू की। और आपका बहुत शुक्रिया, आप आई। और ऐसे ही मैं चाहूंगी कि आने वाले जितने भी हमारे इंटरव्यूज और जितने भी हमारे इवेंट्स हों, उनमें हम आपको बुलाएं और आप जरूर शिरकत शिरकत करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद।